अब्बा सहन में बैठे कुली कर रहे थे। पुलिस को अंदर आते देखा तो चक्कर खाकर नजदीकी मूढ़े को पकड़ लिया। क्या क्या बात है जी? अब्बा ने ज़ेरे लब कलमे का विर्द शुरू कर दिया। तुम हो कमाले के बाप? एक सिपाही ने पूछा। कमाले का नाप? कमाले का नाप तो दर्जी ही बता सकता है जी, मुझे क्या पता। अब्बा डगमगाए। अबे नाप नहीं पूछा, बाप पूछ रहे हैं। बाप तुम इसके हो? अब्बा मजीद दबक गए। बस जी, इसकी माँ तो यही कहती है, पर जी अल्लाह की कसम मैंने कभी जोर नहीं दिया। सिपाहियों के लिए इतना ही काफी था। उन्होंने डोली डंडा करते हुए अब्बा को उठाया। अब्बा को गुदगुदी हुई और इनके कह के निकल गए। अबे अबे छोड़, हाय मर गया, अबे ना हंसा, अबे मर जाऊंगा। लेकिन सिपाहियों ने इनकी एक न सुनी और लाकर थानेदार के सामने खड़ा कर दिया। अब्बा ने पूरी कोशिश की कि तन कर खड़े हो सके, लेकिन थानेदार की आंखों से आंखें मिलाते ही इनका वालेकुम अस्सलाम निकल गया। थानेदार ने घूर कर अब्बा को देखा। तो तुम हो इस गिरोह के सरगना? सुगरा? कौन सुगरा जी? अल्लाह पाक की कसम मैं किसी सुगरा को नहीं जानता। मैंने तो इसे तस्वीरें भी वापस कर दी थी। अब्बा ने थानेदार और अम्मा के आगे हाथ जोड़े। ये ऊंचा सुनता है क्या? थानेदार ने अम्मा से पूछा। अम्मा ने घबरा कर असबात में सर हिला दिया। मैं गाड़ी के अंदर दो सिपाहियों के दरमियान चिकन सैंडविच बना बैठा था। अबे पर्स कहाँ है? थानेदार फिर दाड़ा। चर्स? नहीं जी, मैं चर्स नहीं पीता, आपको गलत मुखबरी हुई है। अब्बा मजीद खंगे आए। अबे चर्स नहीं, पर्स पर्स पर्स। मगर अल्लाह की कसम जी, मैं तो पर्स रखता ही नहीं, मैं तो सारे पैसे सलूके में रखता हूँ। सलूका? वो क्या होता है? सर जी मुझे पता है, एक सिपाही जल्दी से बोला। सलूका मर्दों की शमीज होती है जी। थानेदार ने कुछ लम्हे इसकी बात पर गौर किया, फिर अब्बा की बगलों में डंडा चबोते हुए बोला, कहाँ है ओए सलूका? जनाब मैंने इस वक्त सलूका ही पहन रखा है। अब्बा ने इंकिशाफ किया और ये सुनते ही पुलिस वाले यकदम चौंकन्ने हो गए। थानेदार ने चीते की सी फुर्ती से अब्बा के सलूके की जेब में हाथ मारा। अंदर से कागजों की खड़खड़ाहट सुनकर इसकी आंखों में चमक उभरी। इसने तेजी से हाथ बाहर निकाला और इर्द गिर्द खड़े मोहल्ले वालों की दबी दबी हंसी निकल गई। उसके हाथ में बिजली और पानी के बिल खड़खड़ा रहे थे। ले चलो इन दोनों को, थानेदार ने फैसला कुन लहजे में कहा और खुद गाड़ी की अगली सीट की तरफ बढ़ गया। ये कैसा अंधेर है, भला वजह क्यों लिए जा रहे हो इनको? अम्मा ने दुहाई दी। मैंने जिंदगी में पहली बार इन्हें अब्बा के हक के लिए आवाज उठाते देखा, लेकिन थानेदार ने एक न सुनी। मोहल्ले वाले बड़े इश्तियाक से ये ड्रामा देख रहे थे। मजाल है जो किसी ने आगे आकर मुझे बचाने की कोशिश की हो। असल में हमारे मोहल्ले में काफी अरसे बाद पुलिस का आना हुआ था। छोटे मोहल्ले वालों के लिए ऐसे मनाजर हॉलीवुड की फिल्मों से भी ज्यादा पसंदीदा होते हैं। गाड़ी में अब्बा को मेरे साथ बिठा दिया गया। मुझ पर नजर पड़ते ही इनका चेहरा गुस्से से सब्ज हो गया। ये सब तेरा किया धरा है। अब्बा मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो हैरान हूं कि क्या कहा? मैं हैवान हूं? अबे शर्म नहीं आती बाप को हैवान कहते हुए? अब्बा मजीद गर्म होने लगे थे कि एक सिपाही ने कड़क कर इन्हें चुप करा दिया और वो बुरा सा मुंह बनाकर खामोश हो गए। गाड़ी मुख्तलिफ गलियों से होती हुई थाने के गेट के सामने जाकर रुक गई। सिपाहियों ने इंतहाई बेदर्दी से हमें बाजुओं से पकड़ा और थानेदार के कमरे में एक तरफ कोने में लाकर खड़ा कर दिया। पता नहीं थानेदार और वो लड़की किधर चले गए थे। काफी देर तक वो दोनों नहीं आए। थानेदार का कमरा देखकर बखूबी अंदाजा हो रहा था कि यहाँ किस किस्म की आओ भगत की जाती रही होगी। मुसलसल 1 घंटा खड़े रहने से मेरी टांगे थक गईं। अब्बा मुझसे नाराज दूसरी तरफ मुंह किए खड़े थे, ताहम इनके एक्शन बता रहे थे कि इनकी टांगे भी कुल हुवल्ला पड़ रही हैं। कमरे में हमारे अलावा और कोई नहीं था। दरवाजे से बाहर 3 सिपाही खड़े थे। मैंने कुन आंखियों से देखा। सिपाहियों की पुश्त हमारी तरफ थी। वैसे भी बेंच इनकी निगाहों से खासा परे था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुकना शुरू किया और धीरे धीरे कोई आवाज किए बगैर आराम से बेंच पर बैठ गया। अब अभी तक टांग पे टांग बदल रहे थे। बलाखिर इनकी कुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे गई और उन्होंने भी मेरे वाला तरीका इख्तियार किया, यानी मुंह दूसरी तरफ करके
आहिस्ता से बैठ गए। बेंच पर बैठते ही इनका कंधा मुझसे टकराया। वो चौंक कर मुड़े और मुझे पहले से बैठा देखकर दिल ही दिल में बीचोताब खा कर रह गए। मैं अब्बा से बात करना चाहता था, इन्हें बताना चाहता कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन अब्बा तो शायद कोई बात सुनने के मूड में ही नहीं थे। वैसे भी मुझे खतरा था कि कहीं हमारी आवाज सुनकर कोई सिपाही अंदर न झांक ले और हमें फिर से न खड़क होना पड़ जाए। मैंने बड़े मोहतात तरीके से अब्बा का कंधा हिलाया। अब्बा ने नाराज बीवी की तरह एक झटके से खुद को दूसरी तरफ कर लिया। मैंने सरगोशी की, अब्बा ये कोई साजिश है। अब्बा कुछ और समझे, आंखें फाड़कर चिल्लाए, अबे खारिश है तो मैं क्या करूं? अपनी खारिश आप कर अगर जिंदों में है। उन्होंने पूरे एतमाद से मिसरे को कब्र में उतारा। वही हुआ जिसका डर था। अब्बा की आवाज सुनकर तीनों सिपाही खोटे सिक्कों की तरह वापस लपके। ओए तुम बैठे हो? लेट जाएं, मैं खुश हो गया। लेट जाएं, मैं खुश हो गया। तुम्हें तो मैं बताता हूँ टंडू जाम। सिपाही ने एक हाफ बॉयल गाली देते हुए कहा, खड़े हो जाओ। मैं और अब्बा एक सेकंड के 1000वें हिस्से में ठक से खड़े हो गए। हमारे खड़े होने में इतनी हम आहंगी और फुर्ती थी कि मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर कोई आर्मी ऑफिसर हमें इस आलम में देख लेता तो यकीनन किसी न किसी छोटे मोटे गार्ड ऑफ ऑनर के लिए सिलेक्ट कर लेता। यकदम उठने की वजह से मेरी टांगों में एक लहर सी उठी, लेकिन कोई ताज़ा हवा न चली, बल्कि यकदम 3 सलूट हुए। मैं घबरा गया। थानेदार आ गया था, लड़की भी इसके साथ ही थी। लड़की को देखते ही मुझे सारा दर्द भूल गया। वो थानेदार के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। ओए तुम इधर आओ, थानेदार ने मुझे इशारा किया। मैं जल्दी से 3.5 कदम आगे हो गया। तुम मैडम के साथ थोड़ी देर के लिए साथ वाले कमरे में चले जाओ, इसने इशारा किया, और ये सुनते ही बेइख्तियार मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मैंने सख्ते के आलम में पूछा, जी सर जी। ओए जीजी के बच्चे, मैंने कहा है तुम मैडम जी के साथ थोड़ी देर के लिए दूसरे कमरे में चले जाओ। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। मैं निहाल हो गया। ओए टिंड खान, मेहरबानी किस चीज की ओए? थानेदार चौंका। सर जी, आप मुझ गरीब को इतनी बड़ी सहूलत दे रहे हैं, मैंने शर्मा कर कहा। सहूलत? कौन सी सहूलत ओए खबीस? थानेदार यकदम उछल पड़ा और मैं समझ गया कि मुझसे समझने में कोई छोटी मोटी गलती हो गई है। इससे पहले कि इसके डंडे से कोई बड़ी गलती सरजद हो जाती, मैंने तेजी संभलते हुए कहा, सर जी, मेरा मतलब है कि आपने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। ये मेहरबानी क्या कम है जी? मैंने इसे मुतमईन किया। यकदम इसके गुब्बारे से हवा निकल गई। वो दोबारा कुर्सी पर बैठकर अपने गलीज दांतों की नुमाइश करने लगा। बांदर दा पुत्र, ये सब मैडम जी की वजह से हुआ है। मैं चौंक कर लड़की को देखने लगा जो सर नीचे किए बैठी थी। काश ये इसी तरह बैठी बैठी 3 दफा सर हिला दे। मैंने नामुमकिन सपना देखना चाहा, लेकिन इसी लम्हे 2 सिपाहियों ने मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ा और साथ वाले कमरे की तरफ घसीटने लगे। थानेदार के कमरे से निकलते हुए मैंने एक नजर अब्बा की तरफ डाली। इनके चेहरे पर 535.33 गालियां रक्स कर रही थीं। साथ वाले कमरे में मुझे बिठाकर एक सिपाही दरवाजे के पास पहरा देने लगा। मैं बड़ी बेताबी से उस काफिर हसीना मुसलमान हसीना का इंतजार करने लगा। जिस कमरे में मुझे बिठाया गया था, इसमें 2 ही कुर्सियां पड़ी थीं। गोया दूसरी कुर्सी उस कातला के लिए थी। मुझे शदीद हैरानी हो रही थी कि आखिर लड़की अलहदगी में मुझसे क्या बात करना चाहती है। इतना तो तय था कि लड़की किसी ऊंचे घराने की थी और गुस्से की भी खासी तेज थी। मुझे इंतजार करते करते काफी देर हो गई। जब आधे घंटे तक भी कमरे में कोई न आया तो मेरी बेताबी बढ़ने लगी। पता नहीं वो थानेदार से क्या बातें कर रही होगी। अब्बा अभी उसी कमरे में थे। मुझे बेइख्तियार अब्बा पर रश्क आने लगा। इससे पहले कि मेरा ये रश्क हसद में तब्दील होता, अचानक दरवाजा खुला और वो आग की तितली अंदर दाखिल हुई। मैंने डर के मारे आंखें नीचे कर लीं। उसके निखरे निखरे खूबसूरत पैर मेरे सामने थे। मैंने हिसाब लगाया कि इसके पैर मेरी टेंड से खासे खूबसूरत थे। टेंड का ख्याल आते ही मैंने बेइख्तियार सर पर हाथ फेरा। इसी लम्हे इसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी और मुझे यूं लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर हथौड़ा दे मारा हो। मुझे इसकी आवाज कुएं से आती हुई महसूस हुई। वो कह रही थी, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी।
मेरा दिमाग साएं साएं और दिल काएं काएं करने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता वो तेजी से मुड़ी और बाहर निकल गई।